आप सभी को नमस्कार है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी ग्रुप डी मॉक टेस्ट नंबर 18 करेंगे। तो चलिए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के मॉक टेस्ट का पहला क्वेश्चन है जिसमें दिया गया है सिंप्लीफाई करना है आपको 1.45। यहाँ पे 45 के ऊपर में बार है। बार का मतलब क्या होता है कि जिस डिजिट के ऊपर में बार होगा वो डिजिट रिपीट होता रहता है। प्लस आपको करना है 0.312, यहाँ पे 12 के ऊपर में बार है। माइनस आपको करना है 1.112 के ऊपर में बार। जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, जोड़ेंगे और घटाएंगे, तब आपको इस फॉर्म में रिजल्ट आएगा। आप सब लोगों को पता है कि बार को आप कन्वर्ट करोगे फ्रैक्शन में, फिर जोड़ोगे। इतना तो पता है कि आपको सिंपल इंटीजर हो जाए, जैसे 2 + 3 आप बोल दोगे 5। यहीं पर हम आपसे बोल दे कि 1/2 + 1/3 क्या होगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर आप बोलोगे 5/6 आंसर आएगा। तो इस टाइप का एग्जाम में काफी ज्यादा दिक्कत होगा कि फ्रैक्शन का जोड़ या फ्रैक्शन का घटाव थोड़ा सा आपके स्पीड को रोकेगा। हम इसको फ्रैक्शन में ना कन्वर्ट करके अगर सीधे जोड़ और सीधे सिंपल जोड़ और सिंपल घटाव कर ले तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो आइए इस चीज को समझते हैं कि कैसे इसका कैलकुलेशन आसान करें। यहाँ पे दिया गया 1.45 के ऊपर में बार। इसका मतलब क्या होता है, 1 दशमलव जिस डिजिट पे बार है वो डिजिट रिपीट होगा। 45 फिर आएगा 45, ये फिर आएगा 45, ऐसा कंटिन्यू चलते जाएगा। हम लिख दिया, आगे नहीं लिखेंगे। फिर हमसे बोल रहा है कि इसमें आपको जोड़ना है 0.312। 12 के ऊपर में बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.3121121। हम क्या क्या 6 डिजिट तक लिखे हैं, तो हर एक नंबर को क्या करेंगे, 6 डिजिट तक ही लिखेंगे। ये कंटिन्यू जाएगा। आप चाहें तो साथ में -1.112 बार को भी यहाँ पे लिखिए। इस दोनों को जोड़ के नीचे वाले से घटा देंगे तो आंसर आएगा। लेकिन अभी मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको सिखाना भी है, तो आपका कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा होगा, तेज होगा। तो आप बार बार चीज़ को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिख के जोड़ और घटाव साथ में कर लेंगे। लेकिन अभी बहुत सारे स्टूडेंट को ये नया मेथड लगेगा, तो इसको स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, 4 और 2 6, 5 और 1 6 हो जाएगा, 4 और 3 7, दशमलव 1 और 0 1 हो जाएगा। जब हम इस दोनों को जोड़े हैं, हमें रिजल्ट आया है, क्या आया है, 1.7666। आगे अगर 4 होता तो नीचे क्या आता, 2 आता, 4 2 6 हो जाता, तो ये कंटिन्यू आते जाएगा। अब हमें क्या करना है कि घटाना है। घटाना क्या है बाबू, हमें घटाना है, माइनस करना है 1.112 के ऊपर में बार है। इसे हम क्या लिखेंगे, बोलोगे 1.1 लिखोगे, 1 लिखोगे। 1 तो रिपीट नहीं हो रहा, रिपीट क्या हो रहा है, 2 के ऊपर में बार है तो 2 रिपीट हो रहा है। हम 2 लिखेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, दशमलव का 6 डिजिट तक लिख लिए। इसे हम माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, 6 में से 2 गया 4, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा, 6 में से 1 गया तो 5, 7 में से 1 जाएगा तो 6, दशमलव 1 में से 1 गया 0। ये सबका रिजल्ट हमें क्या आया, 0.65444। आगे अगर 6 होता तो यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, 4 आता, कंटिन्यू आया। इस चीज को अगर हम चाहें कि लिखना चाहें तो इसलिए में लिख सकते हैं 0.654 से रिपीट हो रहा है तो 4 के ऊपर में बार कर देंगे। अगर इसी फॉर्म में आंसर देता तो हम आसानी से कर लेते, यहीं से हम टिक लगा देते। लेकिन हमें उसके बाद दे दिया कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हमें 0.654 के ऊपर में बार है, इसको p/q के रूप में फ्रैक्शन में लिखना है। कैसे लिखेंगे, सिंपल मेथड है, 654 लिखिए। नीचे हर में क्या लिखना है, जितने डिजिट के ऊपर में बार उतना 9। यहाँ पे 1 डिजिट के ऊपर में बार है तो 1 9। दशमलव का जितने डिजिट के ऊपर में बार नहीं होगा उतना 0 लिख दिया। माइनस करना है, दशमलव का जितने डिजिट के ऊपर में बार नहीं होगा वो डिजिट माइनस कर देना है। तो यहाँ पे 65 के ऊपर में बार नहीं है
तो 65 कर दिए, आ गया ये पूरा का क्या है, 654 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, 589 अपॉन 900। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही है। बहुत सारे स्टूडेंट को दो जगह पे कंफ्यूजन होगा कि सर इसको घटाना है, हमें जल्दी घटाना है। कैलकुलेशन में बताएं कि 5 में हम क्या जोड़े कि 4 होगा, तो 5 में क्या जोड़े कि 4 होगा, तो आप लोग 5 में 9 जोड़ेंगे तो 14 होता है, 4 आएगा यहाँ पे तो 9 लिखेंगे, हासिल क्या रहेगा 1, तो 6 को 1 दे देंगे 7, 7 में क्या जोड़े कि 5 होगा, तो 8, यहाँ पे 8 लिख दिए, 1 हासिल हुआ, 6 में से 1 गया 5, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे जो स्टेप बताएं कि आप इसी चीज को अगर यहाँ पे लिख देते तो क्या करते, 5 और 1 जोड़ते 6 और 6 में से 2 घटाते, नीचे 4 लिख देते। इसी तरह चलते एक ही स्टेप में जो यहाँ पे भी लिखना पड़ा वो आप नहीं लिखते। ये आपके स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि आप किसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मेथड तो बेस्ट है। आगे आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें दिया गया कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी अकेला उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए बी और सी एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उस कार्य को 3/5 भाग में पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसके लिए हमें यह पता करना पड़ेगा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करता है। आप डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते 3/5 भाग, तो उस चीज को हम कैसे करेंगे। यहां पे दिया गया है ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, सी उसी कार्य को 14 दिनों में कर रहा है। पहले हम निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिनों में करेगा। कोई जरूरत नहीं, एलसीएम लीजिए, इफिशियंसी लीजिए, फिर निकालिए। डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, 10 को 14 से गुना करो, 10 और 14 को जोड़ोगे तो 24 होगा। ऊपर में भी 2 है, यहाँ पे 10 में भी 2 है, 14 में भी 2 है। हम 4 से काटेंगे तो 6 चौक 24, ये जाएगा 5 दूनी 10, ये जाएगा 7 दूनी 14। ये क्या आया 35/6 डे आया। ये क्या है कि जिस काम को ए बी 10 दिनों में कर रहा है उसी कार्य को सी 14 दिनों में कर रहा है। ए प्लस बी प्लस सी मिलके 35/6 दिनों में कर रहा है उसी कार्य को। मान लें कि वो कार्य 1 यूनिट होगा, 1 यूनिट को करने में कितना टाइम लगेगा, 35/6 दिन लगेगा। हमसे बोला उस कार्य का 3/5 भाग करना है, तो 1 का 3/5 भाग क्या होगा, 3/5 ही होगा, 3/5 ही होगा। हमें 3/5 भाग करवाना है। ये कितना हो गया 35/6 गुना 3/5। 5 35 को काटेगा 7 बार में, 3 6 को काटेगा 2 बार में, ये जाएगा 7/2 हमारा दिन लगेगा कितने कार्य को करने में, उस कार्य का 3/5। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। यहां से आप चाहते इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 3/5 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 60%। यहाँ पे 100% कार्य को 35/6 दिनों में कर रहा है तो 60% कितने दिनों में करेगा, वहां पे भी 7/2 ही दिन आएगा। जिस वे में आपको समझना है समझ के आप आंसर ला सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं जहां पे दिया गया कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया 5:3। यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है, 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पे 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी, तो इस सम व्यवहार में होने वाले प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पे जब परसेंटेज में हमें आंसर बताना तो एक चीज देखो, ये जो एक्चुअल डाटा दिया गया इतना डरावना 3645, हमारे लिए इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो क्रमागत छूट दिया गया अंकित मूल्य, आप लोग तब तक 25% और 10% का सक्सेसिव परसेंटेज निकालिए कितना होगा। क्वेश्चन में क्या दिया कि देखो दोस्त, मार्क प्राइस वैसे हम लिखते कैसे हैं। अच्छा यहाँ पे दिया गया मार्क प्राइस 5 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है, रेशियो में दिया गया। आपको इतना पता है कि जब कैलकुलेशन करना हो तो 5 3 में कैलकुलेशन करना आसान है। हम अपने मन से अगर 0 दोनों जगह चिपका दिए दो गो तो कोनो अंतर हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। अब हमें क्या करना है कि देखिए 25% 10% का सक्सेसिव डिस्काउंट हर एक स्टूडेंट निकाल लेगा, फिर उसका हमें 500 का उतना परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करें, 500 का पहले
25% निकाल लेते हैं। 500 का 25% डिस्काउंट कितना होगा? 25% 500 का कितना होगा? मौखिक कर सकते हैं। 500 का 50% 250, 25% 125 होगा। मतलब 500 पे अगर 25% का डिस्काउंट दे रहा है, इसका मतलब 125 दे रहा है। 500 में से 125 जाएगा, आसानी से आप घटा के बोल दोगे 375 होगा। दे दिया। 500 की वस्तु को 25% डिस्काउंट पे देगा तो 375 में बेचेगा। फिर बोल रहा है कि 10% का एक बार और छूट दिया है, तो 375 का 10% कितना होगा? दाहिने साइड से आएंगे एक डिजिट का दशमलव, तो 37.5 कितने का फिर डिस्काउंट देगा? किस पे देगा? तो 375 पे देगा। 375 में से 37.5 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? मुश्किल हो रहा है। अरे घटाना, जोड़ घटाओ आपको आना चाहिए। 375 में से 37 घटाना मुश्किल है ना, 37.5, तो 35 घटा दो। तो 375 में से 35 घटाना मतलब कि 340, और 340 में से मतलब कि 40 में से अगर आप 2.5 घटा दोगे तो कितना होगा? 37.5 होगा। हम सीधा लिख देंगे 337.5। उम्मीद करते हैं यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। ये क्या है कि मार्क प्राइस पे जब हम डिस्काउंट दिए तो इतने में उस वस्तु को बेच रहे हैं, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 337.5 हो जाएगा। अब ये सिंपल आया कि कोई वस्तु का मार्क प्राइस 500 है, कॉस्ट प्राइस 300 हो गया, सेलिंग प्राइस 337.5 हो गया। 337.5 कैसे आया? जब उस पर हम 25% और 10% का छूट दिए हैं। हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 300 रुपया की चीज को 337.5 में बेच रहे हैं, कैसा दिख रहा है बाबू? प्लस का दिख रहा है ना। 37 रुपया 50 पैसे का फायदा हो रहा है। ये किस पे फायदा हो रहा है? तो कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 300 रुपया है, गुना 100%, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। 37.5 को 3 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, दशमलव आएगा, 5 बार में जाएगा। 12.5 का क्या हो रहा है? हमारा प्रॉफिट हो रहा है। कैलकुलेशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, लैंग्वेज की बातों को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, तो इसको बस कन्वर्ट करना है, नंबर में कन्वर्ट करना है, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दिया गया यदि ए का मान बी से 70% अधिक है तो बी का मान ए से कितना प्रतिशत कम होगा? एक अधिक है तो कंपेयर करेंगे तो दूसरा क्या होगा? कम होगा। यहाँ पे कम दिया रहता तो यहाँ पे अधिक होता। 70% का फ्रैक्शन क्या होता है? देखो, नहीं पता है तो हड़बड़ाना नहीं। 10% का पता नहीं, 1/10 होता है। 70% कितना हो जाएगा? 10% का 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना करेंगे, 7/10। अधिक मतलब कि हम इंडिकेट करते हैं +7/10। एक चीज ज्यादा हो रहा है तो दूसरा कम होगा। प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेंगे। ऊपर हमेशा भगवान होता है, भगवान को कोई नहीं चेंज कर सकता है। प्लस को माइनस में लिखेंगे, बस प्लस का साइन चेंज किया माइनस में। ऊपर 7 है तो 7 का 7 ही रहने दिए। नीचे में क्या लिखेंगे? 10, यहाँ पे साइन है प्लस तो यहाँ पे 7 होगा, तो 10 + 7 17। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ये हो गया 700/17। कितना आएगा? 14, 17 चौका 68, 2 बचेगा 20, एक बार में जाएगा 3/17%। ये माइनस हम इसलिए लिख रहे हैं कि कमी बता रहा है। प्लस अगर वृद्धि बता रहा है तो माइनस क्या बता रहा है? कमी बता रहा है। ऑप्शन बी हमारा सही है। ये ए बी रूल है, बेस चेंज का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। जिनको ये चीज थोड़ा सा खटक रहा माइंड में, आप परेशान मत हो। क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर 20 क्या है, यदि ए का मान बी से 70% अधिक है, मान लिया बी का वैल्यू 100 है, तो 100 का 70% कितना होगा बाबू? आप बोलोगे 70 होगा। अधिक मतलब कि जोड़ना, 100 + 70 170 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अब बताओ ए से बी कितना कम है? 70 कम है। 70 किस पे कम है? 170 पे कम है। 0 से 0 जाएगा। परसेंटेज में बताने के लिए 100 से हम क्या किए? गुना किए। इतना कुछ लिखने के लिए सेकेंड जाएगा, सब कुछ जाएगा, तो ये बाद में तो वही चीज आएगा, तो हम डायरेक्ट वो चीज यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। आंसर आ जाएगा 41 दशमलव सही 3/17%। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम और श्याम किसी कार्य को
क्रमशः 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्हें एक साथ मिलकर वह कार्य किया और उन्हें इसके लिए 15,000 का भुगतान प्राप्त हुआ। उन्हें अलग अलग कितना भुगतान प्राप्त होगा? देखो, राम और श्याम 12 दिन और 18 दिन कर रहा है। जो हम अमाउंट उसको मिलेगा वो उसके क्षमता के हिसाब से पैसा मिलता है, इफिशियंसी के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। देखो, इफिशियंसी निकालने के लिए कोई जरूरत नहीं आपको एलसीएम निकालना, ये करना। हम बार बार बताएं कि जब राम और श्याम का दिन दिया ही हुआ है, कितना? 12 और 18, अगर इसका रेशियो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 6 दूना 12, 6 18। रेशियो में बोले तो राम 2 दिन काम करेगा तो श्याम 3 दिन काम करेगा। अगर दिन का रेशियो, राम का जो दिन बता रहा है वो श्याम का इफिशियंसी बताएगा। तो राम का दिन कितना बता रहा है? 2 यूनिट, तो वो श्याम का इफिशियंसी हो जाएगा। जो श्याम का बता रहा है वो राम का इफिशियंसी बताएगा 3। क्या होता है कि जब काम कांस्टेंट हो, वर्क कांस्टेंट हो, तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी हो जाता है। इसीलिए जो दिन का रेशियो आया है हम उसका उल्टा कर दिए हैं। आप चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे डे। राम कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में। श्याम 18 दिनों में। जब आप इसे काटोगे तो 2 बार में जाएगा, इसे काटोगे तो 3 बार में जाएगा। ये 2-3 का रेशियो आया, इसको पलटेंगे तो इफिशियंसी आएगा 3-2 का आएगा। मतलब राम और श्याम के बीच में जो पैसा बटेगा किस रेशियो में? 3:2 में। इसके बाद आप कैलकुलेट नहीं करोगे तो ऑप्शन से एक बार ट्राई करते हैं। जो पैसा बटेगा वो 3:2 में होना चाहिए। ये क्या है? 7:8 का है, नहीं होगा। राम का 3 होगा तो श्याम का 2 होना चाहिए, ये नहीं होगा। ये किस रेशियो में है? 2:1 में है, ये नहीं होगा। ये देखे तो क्या है? 3:2 में है, ये होगा। राम क्या है? 9,000 कमाएगा, श्याम 6,000 कमाएगा। रेशियो लेंगे तो राम 3 यूनिट कमा रहा है, श्याम 2 यूनिट कमा रहा है। नीचे वाले में राम 2 यूनिट कमा रहा है, श्याम 3 यूनिट कमा रहा है। 2-3 का रेशियो है, राम और श्याम के बीच में 3-2 का होना चाहिए, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। लेकिन कैलकुलेशन आसान है तो आप कर सकते हो। इफिशियंसी का सम कितना आया? 5 यूनिट। मिल कितना रहा है उन दोनों को? 15,000 रुपये। कितना मिल रहा है? 15,000 मिल रहा है। 5 का कितना गुना? तो सिंपल बोलो, 3 गुना करेंगे, उस पर 3 जीरो चिपकाएंगे। तो जो हमारा आंसर आएगा, जो राम का इनकम आएगा, 3 का हम 3 गुना करेंगे, 3 का 3 गुना पे 3 जीरो चिपका देंगे। तो 3 का 3 गुना 9, 9 पे 3 जीरो चिपकाएंगे। श्याम का 2 का 3 गुना करेंगे, उस पर 3 जीरो चिपका देंगे। 3 दूनी 6 पे 3 जीरो। हमारा आंसर क्या होगा? राम 9,000 कमाएगा और श्याम 6,000 रुपया कमाएगा। ऑप्शन सी हमारा 100% सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसपे 5% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया। 244। हम क्या बोले, एग्जाम में कैसे करना है, मेथड भी बताएंगे आपको, एग्जाम में कैसे करना है। 244 को में से आप क्या करो, जो बाहर दिख रहा है ना, 4 दिख रहा है, उसको हटा दो। 240 बचा, 240 को 3 पार्ट में डिवाइड करो तो 80 80 80 जाएगा। तो चेक करो, जो हम 4 हटाए हैं, क्या 80 का 5% 4 है? तो है। 80 का 5% क्या है? 4 है। हम सिंपल लिखेंगे 80 बराबर 5 का स्क्वायर 25 दशमलव का 2 डिजिट 25%। 2.25% 80 है। 100% कितना होगा? इसको गुना करेंगे 400 से तो ये हो जाएगा 100%। इधर 400 से किए तो इधर भी क्या करेंगे, 400 से गुना करेंगे। ये कितना हो गया? 32,000। हमारा आंसर आ गया। प्रिंसिपल कितना होगा? 32,000। वह राशि क्या होगा? 32,000 हो जाएगा आंसर। बस इतना ही करना है। 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर का क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम आपको क्या बताए, देखिए D3 ये क्या? 3 साल का डिफरेंस है। D3 क्या है? 3 साल का डिफरेंस है। इसे हम क्या लिखते हैं? 3 इंटू D2 प्लस D2 का R%। बोलेंगे बिल्कुल लिखते हैं। यहाँ पे 3 साल का डिफरेंस कितना दिया गया? 244 दिया गया। सुनो ना बाबू, 244 को आप इस वे में तोड़ो कि उसको 3 गुने कुछ गुना करो प्लस
जो ये D2 है, D2 का R%, उन दोनों का सम 244 होना चाहिए। आप बोलोगे देखो हम 3 गुने, देखो 4 अलग से ही दिख रहा है, 4 को हटा दो तो हम इसे लिख सकते हैं 3 गुना 80 240 हो गया। हम क्या हटाए हैं 4। एक बार चेक करें कि क्या 80 का 5% D2 का R% कितना होगा। 80 का 5% कितना होगा, 80 का 10% 8, 5% 4, बिल्कुल सही है। तो D2 हमारा कितना आ गया, 80 आ गया। D2 हम कैसे निकालते थे, P का दशमलव R² परसेंटेज, ये जो R² है उसे 2 डिजिट में लिखेंगे दशमलव के बाद, ठीक है। यहां पे क्या है, D2 क्या है 80, ठीक है। P हमें निकालना है गुना दशमलव 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, डिजिट क्या लिखेंगे 0.25 परसेंटेज। P यहां से आसानी से निकल जाएगा। P क्या होगा, ये सिंपल हम क्या करेंगे, इसको 100 बनाएंगे तो इधर 400 से गुना करना पड़ेगा। P निकालना तो निकाल लो, 80 डिवाइड बाय 0.25 परसेंटेज, मतलब कि नीचे में 100 जाएगा तो ये ऊपर में 100 आएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो 2 जीरो और ऊपर में जाएगा। 25 इसको काटेगा 4 बार में, 8 चौक 32, 320 पे 2 जीरो, कितना बाबू 320 पे 2 जीरो, कितना आया 32,000 हमारा सही आंसर आया है ना। तो चले लल्ला मेरे लाल मेरे सोना, इस क्वेश्चन को करो। ऑप्शन से करना चाहेंगे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, मेथड भी हो जाएगा, किसमें खुश हो। बच्चे बोलते हैं सर दोनों बताओ। देखो जो भी आंसर होगा ये LHS बराबर RHS, एक्स के उस मान के लिए दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर हम x के जगह पे 4 रखेंगे तो क्या होगा, 3 के पावर 8, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 3 के पावर 9 माइनस 3 के पावर 4 बराबर 3 के पावर x के जगह पे 4 रखेंगे तो 7 माइनस 3 का स्क्वायर होगा। ये कभी LHS बराबर RHS हो सकता है, यहाँ पे पावर 2 ज्यादा है, यहाँ पे भी 2 ज्यादा घट रहा है, ये नहीं है तो हमारा ये ऑप्शन 4 वाला नहीं होगा। 4 वाला नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 3 वाला चेक करते हैं, x के जगह 3 रखेंगे तो ये क्या होगा, 3 दूनी 6 1 7 माइनस 3 के पावर 3 इक्वल टू x के जगह पे 3 रखेंगे तो 3 के पावर, x के जगह पे अगर 3 रखेंगे तो क्या होगा 3 के पावर 6 माइनस 3 के पावर 2। इस दोनों को घटाएंगे तो इक्वल नहीं आएगा ना, दिख ही नहीं रहा तो इक्वल कहां से आएगा, कहां 3 के पावर 7 कहां 3 के पावर 6, ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं। 3 ऑप्शन जब हट गया तो एक ही ना सही होगा जी, हो गया। आप चाहो तो रख के देखो, 2 के जगह पे अगर हम x के जगह 2 रखेंगे तो ये होगा 3 के पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 2 इक्वल टू 3 टू द पावर 5 माइनस 3 टू द पावर 2। इसी तरह -1 भी रखोगे तो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन के मेथड से, ऑप्शन सी हमारा सही आ रहा है। अब इस क्वेश्चन को आइए मेथड से करना चाहें तो आपको 2 बात पता होना चाहिए कि a के पावर x इंटू a के पावर y हो, गुना में हो तो ये क्या होता है a के पावर x प्लस वाई होता है। या आप इसे उल्टा भी बोल सकते हो कि a के पावर x प्लस 1 हो, उसे हम मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, a के पावर x गुना प्लस को गुना में कन्वर्ट कर देंगे, a के पावर y लिख सकते हैं। इसी तरह इसको लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2x इंटू 3 के पावर 1 माइनस 3 के पावर x लिख सकते हैं, इक्वल टू 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 3 माइनस 3 स्क्वायर लिख दिया। यहां से अगर 3x कॉमन लेंगे बाबू तो क्या होगा, बोलो 3x जब कॉमन लेंगे तो यहां पे बचेगा, यहां पे क्या बचेगा 3x इंटू 3 के पावर 1 माइनस 1 बचेगा, इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हम 3 के पावर 2 कॉमन ले लें, 3 स्क्वायर कॉमन ले लें तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 माइनस 1 बचेगा। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है।
ये पूरे टर्म को अगर हम इस साइड लाएं तो ये क्या हो जाएगा 3 के पावर x। ये देखो जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 के पावर x प्लस 1 माइनस 1। ये इस साइड आएगा तो क्या होगा -3²। ये क्या हो जाएगा 3 के पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। इस दोनों में देखो 3 के पावर x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन है, 3 के पावर x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन है। ये क्या होगा 3x माइनस 3² इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब हो कि ये भी 0 के इक्वल हो सकता है, ये भी 0 के इक्वल हो सकता है। हम इक्वेट कर दें 3 के पावर x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 और 3 के पावर x माइनस 3² इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 3 के पावर x इक्वल टू 3 के पावर 2। सबको पता है कि a के पावर x इक्वल टू a के पावर अगर y हो, बेस सेम हो तो पावर इक्वल हो जाता है। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 3 के पावर x है, 3 के पावर 2 है, तो हम बोल सकते हैं x बराबर 2। x का मान 1 क्या आया 2 आ गया। यहाँ से अगर लिखना चाहें तो 3 के पावर x प्लस 1 माइनस 1 उस साइड जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा। और आप सबको पता है कि 3 के पावर 0, किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है 1, तो हम लिख सकते हैं 3 का पावर 0। बेस सेम तो पावर इक्वल, तो x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या बाबू -1। हमारा आंसर क्या होगा, x का 2 मान होगा 2 और -1 हमारा सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं जहां पे दिया गया है 2 कारें शहर ए से क्रमशः सुबह 8:30 बजे और सुबह 8:45 बजे शहर बी के लिए निकलती हैं। ये कारें क्रमशः 45 किलोमीटर और 54 किलोमीटर की चाल से चलती हैं। शहर ए से कितना किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ होगी, बताइए। बताओ। देखो ये जो कार है ये 8:30 पे शहर बी के लिए अपना यात्रा आरंभ किया है, ये प्रारंभ किया है, कुछ भी किया है, चलना शुरू किया है। किस स्पीड से 45 किलोमीटर प्रति घंटा से किया है। आगे हमें लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि दूसरा ट्रेन जो है वो कितने बजे स्टार्ट किया है 8:45 पे किस स्पीड से 54 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। हमसे पूछा शहर ए से कितने किलोमीटर की दूरी पर दोनों कारें एक साथ होंगे। सबको पता है कि देखो 8:30 में ये किया, 8:45 में ये किया। हमें बस ये चेक करना रहता है इस टाइप के क्वेश्चन में। आप बस ये बताओ ना कि 8:45 पे ये 8:30 वाली ट्रेन कहाँ पे होगा। मान ले 8:45 यहाँ बजा होगा, 1 घंटा में ट्रेन 45 जाए तो 15 मिनट में कैसे जाएगा। अब मिनट को सेकंड में ये सब कन्वर्ट मत करो, कॉमन सेंस लगाओ। 60 मिनट में 45 किलोमीटर, 1 घंटा में, 1 घंटा में अगर 45 किलोमीटर घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लिए तो 60 मिनट में कितना 45 किलोमीटर। 15 मिनट में कितना जाएगा, 15 मिनट में कितना जाएगा। तो हम क्या करते हैं 60 को 15 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 15 मिनट। 15 मिनट में कितना जाएगा 45/4 किलोमीटर जाएगा, 45/4 किलोमीटर। मतलब कि ये जो यहाँ से 8:30 बजे ट्रेन जाएगा वो 8:45 में कितना कहाँ पहुंच जाएगा 45/4 किलोमीटर पे। अब देखो दोनों का टाइम तो सेम हो गया। अब दोनों ने चलना स्टार्ट एक डायरेक्शन में किया है और हमें जो 8:30 बजे ट्रेन निकली है उसको 8:45 का स्पीड ज़्यादा है, पकड़ेगा। हर एक घंटा में ये 54 किलोमीटर जा रहा है, हर एक घंटा में 54 किलोमीटर जा रहा है। तो 8:45 के बाद ये तो आगे ट्रेन हो जाएगी। हर एक घंटा में ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा वाली ट्रेन हर एक घंटा में 45 किलोमीटर तो चलेगा ही चलेगा।
और ये जो बाकी जो 9 किलोमीटर चल रहा है वो इस गैप को कंप्लीट करेगा, और जितने घंटे में ये गैप कंप्लीट हो जाएगा उतने घंटे के बाद एक दूसरे से मुलाकात हो जाएगी। तो आइए वो निकालते हैं। तो सिंपल है ना कि हमें क्या कवर करना है, 45/4 किलोमीटर कवर करना है कितने देर में, पता ये चल जाए 45/4 किलोमीटर को ये कितने घंटे में कवर कर ले रहा है। तो 45 और 54 का अंतर क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा। ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 45/4, ये कितना आएगा, नीचे में 9 आ जाएगा, ये इतने घंटे में। इसे सॉल्व करेंगे तो 9×5 = 45, ये क्या आया 5/4 घंटा में करेगा। अब हमसे डिस्टेंस पूछ रहा है तो हम डिस्टेंस किसी से भी निकाल सकते हैं, 54 किलोमीटर से या 45 किलोमीटर से। 54 किलोमीटर से मतलब 8:45 में स्टार्ट कर रहे तो 54 किलोमीटर, 54 गुने 5/4, अगर हम इससे काटे कितनी बार में जाएगा, 4×1 = 4, 4×3 = 12.5 होगा, 13.5 गुने 5 करेंगे, 13×5 = 65, 5×25 = 67.5 किलोमीटर। मतलब कि जब ये ट्रेन 8:45 में चलना स्टार्ट करेगी तो 67.5 किलोमीटर पे ये दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएगी। हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्या हो रहा है, अच्छा आइए क्वेश्चन में दिया कि यदि 10.8 के x% का मान इतना है तो x का मान ज्ञात कीजिए। करिए, देखो ऑप्शन में सिंपल देखो, ये हो नहीं रहा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यही होगा। ऐसा क्यों, आओ देखो, ये सिंपल, ये बात तो पता है कि a% ऑफ, जैसे हम बोले a% गुना b इक्वल टू लिख सकते हैं a गुना b%। परसेंटेज को गुना में कहीं पे चिपका सकते हैं, तो ये x% को हम ये x के साथ जो परसेंट लगा हुआ है इसको हम इसके साथ दे दें। हमें बस बताना है क्या, x गुना 10.8% इक्वल टू 32.4। x का क्या वैल्यू रखे, उसका 10.8% 32 होगा। 30 का 10% कितना होगा, 3 होगा, ये होगा ही नहीं। 100 का 10% कितना होगा, 10 होगा। 3 का 10% पॉइंट में आएगा, हमें तो 32 चाहिए, एक ही बचा। 300 का 10% 30 और 0.8% क्या होगा, 2.4 आएगा। तो हम मौखिक तौर पे बोल सकते हैं। वैसे कोई बोलेगा नहीं हम तो निकालेंगे, तो लीजिए निकालिए, कैलकुलेट करिए। 32.4 बट्टा 10.8, परसेंटेज ऊपर जाएगा तो 100 से गुना हो जाएगा, इससे ये कट गया। ये कितने बार में जा रहा है, 324 ऊपर है, नीचे क्या है 108 है, 8×3 = 24, 3 बार में जा रहा है, कितना हो गया 300। x का वैल्यू कितना आया, 300 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे बाबा कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि त्रिभुज ABC एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण B पे समकोण है, तो sin A - C प्लस sin A प्लस C ये बताना है। बताइए मान क्या होगा, कोई क्वेश्चन करो। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक यदि त्रिभुज ABC एक समकोणीय समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसका दो भुजा क्या हो, आपस में बराबर हो। ये कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। बी पे क्या है, 90 डिग्री है। ये क्या हो जाएगा, ABC। और भुजा, अगर दो भुजा बराबर हैं तो आपस के कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे।
ये 90 डिग्री है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इस दोनों कोणों का योग कितना होगा? 90 डिग्री। ये 45 होगा तो ये भी 45 डिग्री होगा। ये 45 डिग्री, ये 45, तभी तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हमें क्या पता चलेगा? कोण ए का वैल्यू 45 डिग्री, कोण सी का वैल्यू 45 डिग्री है। हमसे पूछ क्या रहा है? साइन ए माइनस सी। तो साइन ए माइनस सी मतलब कि ए क्या है? 45 डिग्री, सी क्या है? 45 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू प्लस साइन ए का वैल्यू 45 डिग्री, सी का वैल्यू 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री माइनस 2 इंटू साइन क्या है? बी है, बी क्या है? 90 डिग्री है, साइन 90 डिग्री डिवाइड बाय कॉट ए कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट बी कॉट 90 डिग्री प्लस कॉट सी कॉट 45 डिग्री। बस आपको वैल्यू रखना है और आंसर आ जाएगा। बस ये बात आपको समझना था। साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1, 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 माइनस का 2 हो जाएगा। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉट 45 डिग्री का वैल्यू 1, कॉट 90 डिग्री का वैल्यू 0 होगा, होगा ना जी। और कॉट 45 1, ये क्या हो जाएगा? -1/2। आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी हमारा सही है। बस इस क्वेश्चन को डायग्राम में अगर कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 4 वर्ष पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:9 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 है। उनकी वर्तमान आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे देखो, हमारा और तुम्हारा एज का जो गैप अभी है वो 5 साल के बाद भी उतना ही गैप होगा, 50 साल के बाद भी उतना ही होगा, या 50 साल पहले भी उतना ही गैप होगा अगर 50 साल दोनों का एज हुआ तो। यहाँ पे डिफरेंस 4 साल पहले कितने का है? 4 यूनिट का। यहाँ पे कितना है? 1 यूनिट का अंतर है। बराबर कर लेंगे तो दोनों जगह पे अंतर 4 यूनिट का है। मतलब उसका हर एक साल का अंतर कितने का होगा? सालों के बीच का उन दोनों का एज का अंतर कितना होगा हर एक साल? 4 यूनिट का होगा। कौन सा ऑप्शन है जो 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है जी, 19 भी नहीं कट रहा है, 17 भी नहीं कट रहा है। एक ही ऑप्शन हमारा सही है। ये तो हो गया ऑप्शन मेथड से। क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे? देखो राम और श्याम का दिया है 4 साल पहले, प्रेजेंट एज मान ली यहां से 4 साल पहले 13 था और श्याम का कितना था? 9 था। आगे दिया गया है 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष मतलब बाद में एज कितना हो गया? 4:3 हो गया। पहले हमें इनका एज निकालना पड़ेगा, तो हम ये गैप उप सेम नहीं करेंगे बाबा, हम तो सिंपल करेंगे। क्या? देखो 4 साल इधर और 8 साल इधर, गैप कितना हो गया? 12 साल का। 12 12 लिख देंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 13 को 3 से गुना करेंगे 39, 9 को 4 से करेंगे 36, 39 और 36 का अंतर कितना है? 3 यूनिट का। बराबर 3 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 12 चौक 48, 12 तिया 36, कितना होगा? 12। 36 और 48 का अंतर 12 होगा। 3 का ये कितना गुना है? 4 गुना है। ये गुना इसलिए लिखता है कि ये जो गुना है ना, ये 1 यूनिट का वैल्यू बताए। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। हमें प्रेजेंट एज का अंतर पूछ रहा है ना। यहां पे कितने यूनिट का अंतर है बाबू? यहां पे कितने यूनिट का अंतर है? 4 यूनिट का अंतर है। ये 4 साल पहले का रेशियो है ना। जब 4 साल आएंगे तो यहां पे भी 4 यूनिट का अंतर होगा। 1 यूनिट 4 बता रहा है तो 4 यूनिट कितना बताएगा? 16। यहां पे 16 साल का अंतर होगा। यहां पे 4 यूनिट का रेशियो में अंतर है। 4 साल बाद भी आएंगे तो 4 ही यूनिट का अंतर होगा। 1 यूनिट 4 बता रहा है तो 4 यूनिट कितना बताएगा? 16 बताएगा। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा सही है।
बाकी और क्या करेगा, 13 चौका 9 चौका 13 चौका 4 करेंगे, 13 गुने 4 करेंगे 52, 52 में यहाँ पे आएंगे 56, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे 40। फिर इनके बीच में अंतर देखेंगे तो 16 साल का। क्यों उतना करना है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से एक मीनार की शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बताइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। तब तक डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम अगर समझ गए ना तो क्वेश्चन आपका आधा से ज्यादा हो जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया कि 200 मीटर ऊंची एक इमारत के शीर्ष और तल से, इमारत अगर ये हुआ ये वाला, इसका हाइट कितना है 200 मीटर है। आगे दिया गया कि एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। इमारत के शीर्ष, इमारत के यहां से और इमारत के तल से 30 डिग्री और 45 डिग्री क्रमशः दिया गया। मतलब कि ऊपर वाले सिरे से ये कितना है 30 डिग्री और ये कितना है 45 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि मीनार की हाइट बताइए। ये 200 मीटर दिया गया, हमसे हाइट पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को एक जनरल में पहले ये सीख लो कि देखो ये 45 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अगर हम इसका नाम दे दे ए बी सी डी और ई, ए बी सी में ये तो 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा 60 डिग्री होगा। और अगर हम इस कोण में बताएं ए डी ई में, अगर ये 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। या पहले एक वाले में समझो, इसमें ये 30 डिग्री ये 60 डिग्री। आप सबको पता है कि 60 डिग्री के सामने की भुजा किस रेशियो में होता है √3। 30 डिग्री के सामने की भुजा √1। ये क्या आया ए बी का लेंथ आया, एक रेशियो आ गया। अब देखो ये इसके पैरेलल बी सी जो पैरेलल है डी के है, जितना लेंथ बी सी का होगा उतना ही लेंथ ए डी का होगा। ये कितना हो जाएगा √3, डी ई कितना हो जाएगा √3। ए ई डी में देखो ये 45 डिग्री, अब कलर चेंज करें तो ये 45 डिग्री, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री के सामने की भुजा और ये 45 डिग्री के सामने की भुजा क्या होंगे, इक्वल होते हैं। अगर ये √3 होगा तो ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा √3। हमसे हाइट पूछ रहा है ना, हमसे क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। अब देखो हमें पता क्या है, बस ये इसका हाइट बताया गया है। किसका? किसका हाइट? इमारत का हाइट। इमारत का हाइट कितना है 200 मीटर है तो ये भी कितना होगा 200 मीटर होगा। ये बी से ई का भी लेंथ कितना होगा 200 मीटर होंगे। अगर हम रेशियो में देखें तो √3 ये पूरा लेंथ है, ये 1 यूनिट है। इस लेंथ का बी से लेके ई तक का लेंथ कितना हो जाएगा? अगर इसे कलर से चेंज करके अगर बताया जाए तो ये लेंथ कितना हो जाएगा बी से ई का? आप बोलोगे √3 -1 हो जाएगा। √3 -1 का वैल्यू कितना दिया गया है? √3 -1 का वैल्यू 200 मीटर है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलेंगे 200 बट्टा √3 -1। हमें बताना पूरा लेंथ कितना यूनिट है, √3 है, तो हम √3 यूनिट का वैल्यू अगर निकाल लें तो हाइट पता चल जाएगा। तो दोनों साइड √3 से गुना करना पड़ेगा। 200 बट्टा √3 -1 में गुना करेंगे √3 से। आंसर में देखें तो नीचे में √3 -1 नहीं है, तो इसका हम परमेकरण कर देंगे तो ऊपर में जाएगा √3 + 1, नीचे में आएगा
√3 + 1 आएगा। यहां तक में किसी को दिक्कत? ये देखो, √3 - 1 a - b इंटू a + b, ये क्या होगा? a² - b²। √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। 200 को 2 काटेगा कितने बार में? 200/2 हो जाएगा 100। √3 इंटू √3 + 1, ये क्या आया? √3 यूनिट का वैल्यू। √3 यूनिट क्या है? उस मीनार की ऊंचाई है। कितना? 100 √3 इंटू √3 + 1। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दिया गया है कि दी गई आकृति में ए बी सी डी के समानांतर है। ओ एक ऐसा बिंदु है कि कोण सी डी ओ, कोण सी डी ओ हमें दिया गया है कितना? 70 डिग्री, ये 70 डिग्री है। और कोण हमें दिया गया डी ओ बी, डी ओ बी 100 डिग्री। हमसे पूछ रहा है कि ए बी ओ, हमसे इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है। ए बी ओ का कैसे निकालेंगे? अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर आप कंस्ट्रक्शन कर दें, सी डी के पैरेलल, सी डी के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, सी डी के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, हम ये बोल सकते हैं कि ये मतलब सी डी के पैरेलल जो ये लाइन है, इसको अगर हम बोल दें कि एम लाइन, एम एन लाइन, ये इसके पैरेलल है। और ये जो सी ओ डी ओ लाइन है, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है, त्रियक रेखा है। त्रियक रेखा का क्या होता है? अगर ये 70 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा? ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। बोलो हाँ। डी ओ एन 70 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको दिया गया है ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ 100 डिग्री है। अगर ये कोण 70 डिग्री है तो ये कितना कोण बचेगा? ये कोण कितना बचेगा? 30 डिग्री। और अगर ये 30 डिग्री होगा तो देखो, सी डी के पैरेलल एम एन है, ए बी सी डी आपस में पैरेलल है, इसका मतलब कि ए बी के पैरेलल भी एम एन होगा। और ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है बी ओ, तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री क्या है? ए बी ओ जो हमसे पूछ रहा था। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींची गई है। इस प्रकार निर्मित अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याएं ज्ञात कीजिए। किस किस का आपको बताना है? रेशियो बताना है इन सर्कल का, रेडियस का, इन सर्कल का, और रेडियस आपको बताना है सरकम सर्कल का। क्या होता है अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो? अब ये देखो, ये तुम्हें कैसे पता कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं? 3 4 5 ये क्या है? भुजा वाले एक त्रिभुज पर अंतःवृत्त और परिवृत्त खींची गई। ये 3 4 5 क्या है? ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट मतलब कि ये क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के अंदर में कैसा सर्कल बनेगा, एक बार बनाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को रिकैप कर पाए। ये एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर में एक जो त्रिभुज होगा वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा। क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल है। हम राइट एंगल ट्रायंगल कहां से पकड़े? कि इसका जो साइड दिया गया है वो 3 4 5 दिया है। क्या दिया? 3 4 5 दिया हुआ है, तो इससे हम पकड़ लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? वो एंगल, वो त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण त्रिभुज बनेगा। ये क्या हो गया? सरकम सर्कल हो गया, मानो जिसके अंदर में एक त्रिभुज है, वो कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें इसका बताना है रेडियस, और एक दे दिया गया आपको, इसके अंदर में एक सर्कल बना दिया, एक इसके अंदर में सर्कल बना दिया गया है।
जो अंदर में सर्कल है उसे इन सर्कल बोलते हैं, जो बाहर में होगा उसे सरकम सर्कल बोलते हैं। ये हम समकोण त्रिभुज इसलिए बनाए हैं क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया 3, 4 और 5 क्या है, उस त्रिभुज की भुजा है। 3, 4, 5 देखते ही हमारे माइंड में ट्रिपलेट आया। ट्रिपलेट वो पाइथागोरस प्रमेय वाला ट्रिपलेट याद आया कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर होगा। तो हम ये समझ गए कि ये एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो हम क्या निकालते हैं, इन सर्कल रेडियस, ये क्या होता है, 4 + 3 - 5 क्या होगा, समकोण बनाने वाली भुजा को जोड़ देंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को घटा देते हैं, डिवाइड बाय 2। और सरकम सर्कल क्या होगा, जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 5 बट्टा उस भुजा के लेंथ का आधा कर देंगे। ये 2 से 2 कट गया, ये कितना, 4, 3, 7, 7 में से 5 गया 2, रेशियो 5। हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। डायरेक्ट भी बोल सकते हैं कि 3, 4, 5 ट्रिपलेट है, तो यहाँ से ये वैल्यू होगा। लेकिन आप एक बार विजुअलाइज कर देंगे तो आपको ये पता हो जाएगा कि इस अंदर वाले सर्कल का रेडियस ये है, कैपिटल रेडियस क्या है, ये क्या है, सर्कम, ये इन सर्कल का रेडियस स्मॉल आर, ये जो सरकम सर्कल है उसका रेडियस कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या होगा, हाइपोटेनस का आधा। ये क्या होता है, समकोण बनाने वाली भुजा का जोड़ेंगे, उसमें से हाइपोटेनस घटा के 2 से भाग दे देंगे, वही हमारा इन सर्कल का रेडियस आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहां पे दिया गया है 3 अलग अलग ट्रैफिक सिग्नलों की लाइटें क्रमशः प्रत्येक 72, 108 और 48 सेकेंड के बाद बदलती है। यदि लाइटें सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो वे किस समय पे पुनः एक साथ बजेगी। इसका मतलब कि इसका हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। कि वो एलसीएम क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरी तरह से विभाजित हो। तो एक बार तो इतने बजे बज गया था, एक साथ फिर कब रिपीट होगा, वही नंबर होगा जिससे ये पूरी की पूरी कट जाए। मतलब एलसीएम बोला निकालने को, 72, 108, 48 का एलसीएम क्या होगा। हम बोले कि मान लें इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 108। अगर इसको एलसीएम मान लेंगे तो ये क्या होता है, 12 नंबर 108 होता है। अगर ये एलसीएम होगा 48 से इसमें भाग देंगे तो पूरी तरह से कट जाएगा। 48 में क्या है, 12 चौक 48 होता है, 12 तो है, 4 नहीं है, इसके कारण नहीं कटेगा। अगर 4 डाल देंगे तो ये 108 से भी कट रहा है, 48 से भी कट रहा है। 72 देखें कि 72 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 72 क्या होता है, 12 छक 72 होता है, 12 है, यहाँ से 1 3, यहाँ से 2 6 है, तो ये पूरा एलसीएम होगा। 12 नंबर 108, 108 चौका कितना होगा, 432, 432 सेकेंड आया। मतलब कि ये इसको अगर मिनट में कन्वर्ट करें 432 को, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड को मिनट में बताने के लिए 60 से भाग देंगे। हम इसे लिख सकते हैं 420/60 प्लस 12/60 मिनट। ये कितना हो जाएगा, 6 से भाग देंगे, 7 छक 42, 7 मिनट। ये क्या है, मिनट है। अगर हम इसमें सेकेंड में बताएं तो ये कितना हो जाएगा, ये 12/60 मिनट है। हमें सेकेंड में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि पूरा कट नहीं रहा। तो ये क्या होगा, 7 मिनट 12 सेकेंड। मतलब अगर वो सिग्नल पे लाइट 9:30 बजे एक साथ बदलती है तो नेक्स्ट टाइम कब बदलेगी, 9:30 पे फर्स्ट टाइम लाइट एक साथ बदलती है तो नेक्स्ट कब बदलेगी, 7 मिनट 12 सेकेंड के बाद। इसका मतलब हुआ कि नेक्स्ट टाइम 9:37 और 12 सेकेंड, इतने बजे। कौन सा आंसर होगा, 9:37 12 सेकेंड पे हमारा नेक्स्ट टाइम लाइट बदलेगी। ये दिया गया कि यदि किसी कर्मचारी का वेतन में 15% की वृद्धि और उसके बाद 15% की कमी होती है तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होगा। सक्सेसिव है, क्या है,
एक जगह वृद्धि एक जगह कमी, प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई इंटू एक्स वाई बाई 100 करेंगे। और एक जगह पे वृद्धि है एक जगह पे कमी है, डाटा दोनों जगह पे 15% है, तो सिंपल करना है कि हमेशा कमी होगा। 15 का स्क्वायर करिए 225 डिवाइड बाई 100%, माइनस कितना होगा 2.25%। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन में दिया है कि यदि दो गोले का आयतनों का अनुपात 8:7 है, दोनों गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मेंसुरेशन में 3D में बताए थे कि अगर स्फीयर में अगर दिया रहे R1 और R2 का रेशियो दिया हो, R1 R2 का रेशियो दिया गया हो, तो स्फीयर का वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा? R1 का क्यू, R2 का क्यू। और अगर हमें क्या पूछे रहा है? सरफेस एरिया, स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया का अगर बात पूछे तो वो क्या हो जाता है? R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर। ये अगर पता है तो बहुत अच्छे से निकाल सकते हो कि देखो हमें तो दिया गया किसका? वॉल्यूम का दिया गया है 8:27। यहां से अगर हम स्फीयर का रेडियस निकाल लें, ये क्या है? स्फीयर का रेडियस, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से ऊपर जाने के लिए क्यूब रूट करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? √8। और ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 27। 8 का क्यूब रूट किसका होता है? 2 का। ये कितना हो जाएगा? 3। रेडियस हमारा आ गया 2 और 3। एरिया क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। सरफेस एरिया 4:9 में। रेडियस अगर 2 3 है तो ये कितना हो जाएगा? 8:27। वॉल्यूम 8:27, सरफेस एरिया 4:9। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिसमें डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसमें आप वो मत लिखने लगना कि वॉल्यूम करना 4/3 पाई आर क्यू करना, फिर नीचे में इसको मानना 4/3 पाई R2 क्यू करना, फिर लिखना 8/27। ये कटेगा, R1 R2 का रेशियो 2:3 ही आएगा। लेकिन हम बार बार ये क्यों लिखें? जब रेशियो लेते हैं तो कांस्टेंट टर्म कट जाता है, और जो कटता है उसको कटने दीजिए। क्वेश्चन में देखिए, एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर बेची जाती है। 20% का फ्रैक्शन कितना होगा? आप बोलोगे 1/5। 25% का फ्रैक्शन कितना होगा? 1/4। लाभ मतलब कि 5 की वस्तु को 6 में बेचेगा। एक वस्तु मिस्टर एक्स को भी 20% लाभ मतलब कि 5 की वस्तु को 6 में बेचेगा। फिर बोल रहा है मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर मिस्टर वाई को बेच देता है। 25% लाभ मतलब कि अगर उस वस्तु का मूल्य 4 होगा तो उसे 5 में बेचेगा। आगे क्या दे कि यदि मिस्टर वाई उस वस्तु को 225 रुपया का भुगतान करता है, मतलब उसका मूल्य कितना हो गया? 225 हो गया। हमसे पूछ रहे तो मूल्य विक्रेता के लिए इस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब मूल्य कॉस्ट प्राइस कितना था? एक्स माने थे। काटेंगे तो यहां से क्या होगा? 5 से 5 जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। ये 3 से काटेंगे 7 या 21, यहाँ पे 1 बचेगा 75। एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 150। इतने करने के बाद 225 पे जा रहा है, मतलब उस वस्तु का मूल्य वैल्यू क्या होगा? 150 रुपया। आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन में दिया कि एक धनराशि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 15 वर्ष में स्वयं की 2 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में यह स्वयं की 8 गुना हो जाएगी? चक्रवृद्धि ब्याज का है, एक बार करके बताओ।
क्वेश्चन में दिया है कि स्वयं की दोगुनी, मतलब एक जो है वो दोगुनी हो जा रही है कितने साल में? 15 ईयर में। आगे बोल रहा है कि कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। हम समझे कितने वर्षों में यह स्वयं की 8 गुनी, 8 गुनी मतलब इसका क्या होगा, 2 का क्यूब हो गया। और अगर हम इधर पावर हम कर रहे हैं तो टाइम कितना होगा, 3 गुना हो जाएगा। 15 तिया 45 साल, मतलब कि 15 साल में 2 गुना, 45 साल में 8 गुना। आंसर क्या होगा? डी हमारा सिम होगा। देखो 2 से 8 पावर हम कर रहे हैं कितना, 3 कर रहे हैं। अगर पावर हम 3 करेंगे तो समय 3 गुना होगा। पावर 4 करेंगे तो टाइम कितना होगा, 4 गुना होगा। पावर 2 करेंगे तो टाइम कितना होगा, पावर करेंगे स्क्वायर करना होगा, क्यूब करना होगा, तो टाइम उतना गुना हो जाता है। सिंपल। या इसको ऐसे समझो ना, 1 से 2 हो रहा है 15 साल में, फिर 2 से 4 होगा 30 साल में, फिर 4 से 8 हो जाएगा 15 साल में। हर एक 15 साल में अमाउंट 2 गुना हो रहा है। सिंपल ये कहना चाह रहा है। 1 का 2, 1 का 8, 2 का 8 3 क्यूब है, तो 5 का 3 गुना, 15 का 3 गुना 45। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 सही 21/23 डिवाइड बाय 3 सही 15/31। ये मिक्स फ्रैक्शन है। गौर से देखोगे तो ये 30 और 31 क्या है, प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर या तो रहेगा, नहीं तो प्राइम नंबर किसी नंबर को काटेगा। प्राइम नंबर को तो कोई नहीं काट सकता। जब इसे आप कन्वर्ट करोगे तो ये p/23 आएगा। भाग है, ये गुना में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कन्वर्ट करोगे तो नीचे q आएगा, ऊपर में 31 आएगा। इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो ऊपर में अंश में 31 से गुना होगा, हर में 23 से होगा। चेक करें तो देखो यहाँ पे नहीं है, 2 है। 31 और 23 तो होना चाहिए ना, यहाँ पे नहीं है, ये दोनों है। यहाँ पे देखो 30 से भाग दे, प्राइम नंबर है तो यूनिट डिजिट पे 1 है, 5 से जाएगा 5 बार में, नीचे 138 कट रहा है 6 बार में। हमारा यही आंसर होगा। ये प्राइम फैक्टर 31 का मल्टीपल नहीं है, ये 23 का नहीं है। तो ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये 31 से ऊपर वाला नहीं कट रहा है, नीचे वाला 23 से नहीं कट रहा है, तो आंसर हमारा नहीं होगा। 3 नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन है, ऊपर वाला 31 से कट रहा है, नीचे वाला 6 से कट रहा है। बाकी कन्वर्ट करना चाहो तो बहुत आसान है। 23 से 69 होता है ना, 23 इंटू 3 69, 69 प्लस 21 90 अपॉन 23। भाग को गुना में कंप्लीट करेंगे तो नीचे वाला हर ऊपर चला जाएगा 31, नीचे क्या आएगा 31 तिया 93, 93 प्लस 15 108। देखो 31 तिया 93, 93 प्लस 15 108। ऊपर में काटेंगे 18 पंच 90, 18 छक्का 108। उम्मीद है यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं। 31 पच्च 5 गया 15 155, 23 छक्का 138, छतरी 18, 6 दूना 12 1 13 138। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये शॉर्ट्स में अक्सर देखते होंगे, कैसे सॉल्व करें। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 9 में 81, फिर भाग देंगे 81 में, जब 81 से भाग देंगे तो 1 होगा, 9 गुने 1 9, 9 प्लस 9 18। कुछ क्वेश्चन को आपको स्क्रीन पे ही देख के करना पड़ेगा। यहाँ पे दिया गया कि सिंप्लीफाई करना है, 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर है। इसका मतलब कि 2 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करना है, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करना है। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3,
प्लस 2ab होता है 2 गुने 2 4, 4√3। सेम चीज नीचे है, बस माइनस यहाँ पे हो जाएगा, तो 4 + 3 माइनस 4√3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7 + 4√3, ये क्या होगा 7 - 4√3। लेकिन आंसर तो इस फॉर्म में है ही नहीं, फिर क्या करें? फिर हम क्या करेंगे, नीचे जो देख रहे हैं नीचे चीज नहीं है, इसको हटाने के लिए परमीकरण करते हैं। साइन माइनस है तो प्लस से करेंगे, 7 + 4√3, नीचे क्या होगा 7 + 4√3, ये हो गया a - b, a + b, ये क्या होगा a² - b², 7 का स्क्वायर 49, 4 चौक 16, 16 तिया 48, तो 49 में से 48 जाएगा एक, तो नीचे तो एक ही होगा, तो एक ना भी लिखेंगे तो चलेगा। ये हो गया 7 + 4√3 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, प्लस 4√3 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 तिया 48, प्लस 7 चौका क्या होगा 2ab होता है ना, 7 चौक 28 दूनी 56 √3 हो जाएगा। 49 को 1 दे देंगे 50, 50 17, हम क्या कहें गलत के 49 16, 4 चौक 16 तिया 48 होगा ना, 1 दे दिए तो 50, 50 + 47 कितना होगा 97, प्लस 56√3। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो दिया गया है 10.8, 28.8 और 36 का महत्तम समावर्तक बताना है, एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा जिससे दिए गए नंबर पूरी तरह से कट जाए। 28 से ये नहीं कट रहा है, ये भी नहीं कट रहा है, सब कटना चाहिए। 36 से ये कट रहा है, 36 से ये नहीं कट रहा है, 36 से ये नहीं कट रहा है, 2.8 से नहीं कट रहा है, 3.6 से देखे तो ये कट रहा है 10 बार में, ये भी कट रहा है क्योंकि देखो 8 8 16 2 18, 6 3 9, 9 का फैक्टर है, दोनों जगह कट रहा है, 8 1 9, ये भी 9 है, कट रहा है। तो एचसीएफ हम निकाल सकते हैं। बाकी अगर आप निकालना चाहें तो दशमलव हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 108/10। 108 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 3 से दे 3 से गुना करें तो 3 तिया 9 होगा, 36 तिया 18, 3.6 × 3 लिख सकते हैं। हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 3.6 × 3। 288 को हम क्या लिख सकते हैं 288, 8 8 16, 2 18 है, 3 से कटेगा, अगर 3 से कटेगा आप 9 से भी काट सकते हैं, 9 तिया 27, यहाँ पे बचा 1, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, यहाँ पे 1 बचा, 9 दूने 18 गुना 9/10 होगा। ये 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 चौक 32 होता है, 8 चौक 32 गुना 9/10, ये क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 3.6 × 8, ये 28.8 हो गया। और 36 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर के फॉर्म में, सिंपल 3.6 × 10। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, सब में कॉमन क्या है 3.6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ 3.6। आप देख रहे हैं 3.6 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। आप तो निकाल के कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन के मेथड से जा सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सतीश एक कार को अपराह्न 2 बजे भाड़े पर लेता है और 75 किलोमीटर की चाल से कार चलाते हुए
रिजॉर्ट पाम पाम बीच की ओर निकलता है। जो उसके घर से 800 किलोमीटर दूर है वो अपराह्न 3 बजे अपने पड़ोसी रमन को कॉल करता है और रिजॉर्ट आकर उससे मिलने के लिए कहता है। रमन तत्काल एक अन्य गाड़ी से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सतीश वाले मार्ग से होते हुए रिजॉर्ट की ओर निकलता है। रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? ये वही जो अभी क्वेश्चन कराए थे कि देखो सतीश 2 बजे निकला है, 2 PM पे निकला है। ये बताओ सतीश 3 PM पे कहाँ पे होगा? मतलब कि 75 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 75 किलोमीटर के का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। आगे बोल रहा है कि जो रमन है, रमन जो है 3 PM पे स्टार्ट करता है। 3 PM पे कितने स्पीड से? स्पीड दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। हमसे पूछा रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? रमन कितने बजे सतीश को पकड़ लेगा? सिंपल समझो को, रमन 1 घंटा में 90 किलोमीटर ट्रेवल करेगा 3 बजे, तो सतीश भी चलना स्टार्ट किया होगा ना, चल ही रहा होगा ना। तो रमन 1 घंटे में 3 बजे के बाद 4 बजे रमन क्या होगा? 90 किलोमीटर चलेगा। सतीश भी 75 किलोमीटर चल चुका है, 75 को 150 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया? हर एक घंटा रमन के बीच, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आएगा? 15 किलोमीटर के आएगा। तो जब ये डिफरेंस 0 हो जाएगा मतलब कि रमन जो है सतीश को पकड़ लेगा। तो ये जो 75 किलोमीटर है, हमें बस ये देखना है कि 75, ये चोर पुलिस वाला केस होता है। 75 किलोमीटर जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो उनके बीच का स्पीड घटेगा। 75 और 90 का डिफरेंस क्या होगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा कि नहीं होगा? यहां से टाइम निकालेंगे तो क्या होगा? 15 × 75। इसका मतलब कि रमन जो है, रमन को सतीश 15 घंटे के बाद पकड़ लेगा। कब? 3 बजे जब रमन स्टार्ट होगा, 3 बजे के बाद 5 घंटे मतलब 5 3 8, 8 बजे रमन को पकड़ लिया जाएगा। डिस्टेंस पूछता तो हम निकाल लेते, 450 किलोमीटर के बाद रमन पकड़ा जाएगा। चोर पुलिस में भी यही होता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं कि tan थीटा बराबर √3 + 1/2 दिया गया है। हमसे पूछ रहा है कि 2√3 cot थीटा + 1 बताना। देखो एक गौर से देखोगे ना तो ऑप्शन देखो 2√3 cot थीटा + 1 है। यहाँ पे जहां पे भी देखो तो -1 -1 -1 कुछ दिया गया है, ज्यादा चांस रहता है प्लस का। tan थीटा को हम पलटेंगे तो क्या लिख सकते हैं? cot थीटा क्या हो जाएगा? tan का उल्टा, तो इसको उलट देंगे तो 2/√3 + 1। हमसे पूछ क्या रहा? 2√3। कुछ कैलकुलेशन भी एग्जाम में आते हैं। cot थीटा क्या होगा? 2/√3 + 1 + 1 हो जाएगा, यही होगा। देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4√3, एलसीएम लेंगे तो √3 + 1, नीचे में क्या होगा? √3 + 1। हम यही बोले थे कि कहीं पे माइनस का बात ही नहीं हो रहा है तो माइनस क्यों आएगा? तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचेगा जो हमारा सही होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 5√3 + 1 अपॉन √3 + 1। कौन सा ऑप्शन होगा? 5√3 + 1 अपॉन √3 + 1 हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जिसमें दिया गया है एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात, एक मिश्रण की 85 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात दिया गया, उसमें कितना पानी और मिलाया जाना चाहिए ताकि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 हो जाएगा। अब देखो
मिश्रण में हम पानी में चेंज कर रहे हैं, पानी को छेड़ रहे हैं, दूध तो कांस्टेंट है। तो 85 लीटर जो मिश्रण था, 85 लीटर में दूध का मात्रा कितना था? टोटल मिक्सचर कितना होगा? 27 प्लस 7 34। 34 में दूध कितना था? 27 था। अब आगे बोल रहा है उसमें कितना पानी और मिलाना चाहिए। इसमें जो मिश्रण है 85 में हम कितना और पानी मिलाएं? अब मिश्रण कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। यहाँ पे हम बस पानी चेंज कर रहे हैं, दूध तो उतना ही रहेगा। मिश्रण में जब पानी की मात्रा बढ़ा रहे हैं, दूध में कुछ भी नहीं छेड़खानी कर रहे हैं, तो दूध उतना ही होगा जितना पहले था। तो यहाँ पे दूध कितना होगा? टोटल मिक्सचर कितना है? 4 यूनिट। उसमें दूध का मात्रा कितना है? 3 है। और दोनों जगह पे दूध का मात्रा सेम है, इसीलिए हम इसको इक्वेट कर देंगे। और जब इक्वल कर दिए हैं, अब करेंगे, काटेंगे। कहाँ से शुरू करें? 9 तिया 27, फिर इससे काटें, इससे 17 दूनी 34, 17 पच्चे 85, 2 दूनी 4, ये 2 इधर गुना होगा तो 5 दूनी 10 गुने 9 90, 90 बराबर 85 प्लस एक्स। एक्स बराबर क्या आया? 85 इधर जाएगा 5। एक्स हम किसको माने थे? दूध को। आंसर कितना आया? 5 लीटर। अगर हम 5 लीटर दूध को नहीं, पानी को माने थे, एक्स क्या था? पानी था। 5 लीटर अगर मिला दिया उस मिक्सचर में, हमारा रेशियो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर होने वाले लाभ उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है, तो 50% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने में बेचना चाहिए? जब आपको कंडीशन दे दे कि लाभ बराबर प्रॉफिट है, लाभ बराबर हानि है, प्रॉफिट इक्वल टू लॉस है, कुछ मत करिए, दोनों के सेलिंग प्राइस को जोड़िए। दोनों के सेलिंग प्राइस को अगर जोड़ेंगे कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, दोनों के सेलिंग प्राइस को हम जोड़ते हैं। 832 जमा 448 बट्टा 2 कर दीजिए। ये कितना आया? 8 4 12, 8 इसको देंगे तो 40, 1280 बट्टा 2, ये कितना आया? 640। ये क्या आया? 640 आया। एक्चुअली ऐसा हम इसलिए करते नहीं, देखो यहाँ पे सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस होगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस होगा। बोल रहा है कि जितने का लॉस हो रहा है उतने का प्रॉफिट हो रहा है, अमाउंट हो रहा है। ये क्या है? गैप दोनों जगह सेम है। जब गैप दोनों जगह सेम है तो बीच वाला क्वांटिटी निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, या तो एवरेज के कॉन्सेप्ट पे, नहीं तो एपी वाले कॉन्सेप्ट पे। ये आया हमारा 640 कॉस्ट प्राइस आ गया। हमसे पूछ रहा है कि 640 पे 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 640 पे 50% का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने पे बेचना पड़ेगा? सिंपल बोलेंगे, इसमें से 320 तो जोड़ देंगे। 640 का 50% कितना होगा? 320 होगा, 960 हो जाएगा आंसर। 50% का प्रॉफिट, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/2। मतलब कि 2 के वस्तु को 3 में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। कितने का? 50% का। ये इसको काटेगा कितनी बार में? 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 0। 320 का 3 गुना कितना होगा? 300 का 3 गुना 900, 20 का 3 गुना 60, 960 हमारा आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन को देखो बहुत सारे मेथड से कर सकते हैं। सबसे अच्छा रहता है कि थोड़ा सा आप टाइम दीजिए और ये वेन डायग्राम कहीं ना कहीं से आप सीखिए। जितना अच्छा वेन डायग्राम सीख लेंगे उतना आपको प्रॉफिट होगा। किसमें? क्वेश्चन बनाने में। ये जो आप देख रहे हैं पिंक वाला लाइन, अब हम समझाते हैं। मान लेते हैं कि ये जो सर्कल है
इस सर्कल का कलर चेंज कर देते हैं, रेड कलर का, इसको चेंज कर देते हैं इस कलर। ये जो रेड कलर वाला सर्कल है इसमें हम रखते हैं इंग्लिश वाले को, इसमें मैथ वाले को। ये जो पिंक वाला लाइन है, पिंक वाला जो पोर्शन है, इसमें वो वैल्यू रहता है जो दोनों में क्या हो, पास हो, या कभी कभी फेल का ऑप्शन दे तो फेल होगा, तो दोनों में जो फेल हुआ रहे। क्वेश्चन को पढ़िए, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 85% छात्र गणित में उत्तीर्ण हुए तथा 75% छात्र अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण हुए। ये जो पिंक वाला लाइन है इसमें क्या होता है कि वो वैल्यू हम रखते हैं जो दोनों में हो। कितना है, 75%। कितना है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 75%, 75 अब दिख रहा होगा। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो देखो, इंग्लिश वाले में टोटल 80% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, इसमें 75% यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5%। यहाँ पे कितना बचेगा दोस्त, 5%। तभी हम बोल सकते हैं इंग्लिश में टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, 75% यहाँ पे और 5%, 80%। दिया गया है क्या कि 85% छात्र गणित में हुए, 75% यहाँ पे है, तो यहाँ पे कितना होगा, 10% उत्तीर्ण होंगे। तभी मैथ में 85%, इंग्लिश में 80%, और दोनों में ऐसा स्टूडेंट जो दोनों सब्जेक्ट में पास किया हो वो कितना हो गया, 75%। ओवरऑल अगर हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना परसेंट स्टूडेंट हो जाएगा, 75%, 75% प्लस 5% प्लस 10%, टोटल कितना आया, 90%। 90% स्टूडेंट पास किया है, चाहे इंग्लिश में हो, मैथ में हो या दोनों में हो, टोटल 90% पास किए हैं। बचा कितना है, 10%। ये 10% स्टूडेंट पास नहीं हुआ है, फेल हो गया है। फेल का संख्या दिया गया कि यदि 40 छात्र दोनों विषयों में क्या हो, पास ना हो, फेल हैं, तो हमसे पूछ रहा है कि छात्रों की कुल संख्या, तो 10% बराबर कितना है, 40। 100% बताना है तो एक जीरो चिपका दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 400। तो कितने स्टूडेंट की संख्या थे, 400 स्टूडेंट। वेन डायग्राम को एक दो बार अच्छे से समझ लीजिएगा तो बहुत अच्छे से आप डाटा को इसमें सेट करके बना सकते हैं। ठीक है, 29 नंबर में दिया गया कि निम्नलिखित को हल करें। अब ये क्वेश्चन में ये तो पता है कि पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। मौखिक तौर पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हम बता रहे हैं, अगर हम यहाँ पे बेस में 4 है, अगर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दे तो कोई दिक्कत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये इसलिए करते हैं कि बेस सेम हो जाए। अगर बेस सेम हो जाता है तो ऊपर वाला जो आधार अगर सेम हो गया तो अंश को हम घटा देते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/3 माइनस, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/4 माइनस 1/4, 2 में से 1 गया, 1/4 बचेगा, प्लस सेम चीज यहां पे करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देंगे तो 2/4 माइनस 1/4 क्या बचेगा, प्लस का 1/4 बचेगा। 1/4 से 1/4 कट गया, 1/2 गुने 1/3, 1/6 होगा। हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। जब आपको फ्रैक्शन में मिले तो कोशिश करिए कि बेस को सेम कर दीजिए। आधार को अगर सेम कर देंगे, हर को अगर सेम कर देंगे ना, तो अंश क्या होगा, ऑटोमेटिक आप जोड़ने में आसानी हो जाएगा, लगेगा जैसे सिंपल इंटीजर को हम जोड़ रहे हैं। आइए इस क्वेश्चन को करिए। दिया गया 480 के 16% के 19% का मान इसमें से किसके बराबर होगा। देखो हर एक जगह 1480 दिया गया है, मतलब कि ये क्या क्या इस वैल्यू में चेंज किया।
8%, 6%, ऐसे आप लिखोगे 1480 गुना 16% गुना 19%। इसका वैल्यू हमसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा। 1480 को ऑप्शन में कुछ नहीं चेंज किया तो रहने दे, इसीलिए बोलते हैं कि ऑप्शन पे भी ध्यान रखिए। यहाँ पे देखिए 19 को तो हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि प्राइम नंबर है। 16 को ब्रेक करेंगे तो 16 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, अगर 8 लिखेंगे यहाँ पे तो 8%, और इसका 2 अगर उसको दे देंगे तो क्या हो गया 38%। तो क्या हो गया 1480 का 8% का 38%, या हम उसको पलट के भी बोल सकते हैं कि 38% ऑफ 8% ऑफ 1480, हमारा ये बिल्कुल सही होगा। यहाँ पे देखिए 19 को तोड़ा नहीं, 19 का कोई भी फैक्टर 48 नहीं होगा। यहाँ पे 9% किया है, 26% किया है, यहाँ पे 35%, यहाँ पे 1%, ये कुछ नहीं होगा। ये दोनों को हमें बस सिंपली क्या किया, इसको 16% को आधा किया है, इसको डबल कर दिया है। क्योंकि एक होता है कि अगर आप A% इंटू बी कर रहे हैं, कैलकुलेशन के लिए आप ए को आधा कर दीजिए और बी को डबल कर दीजिए तो आंसर में कोई असर नहीं होगा, वही काम किया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से किए होंगे, खुद से भी कोशिश कर करके किए होंगे, फिर आप इस वीडियो को देखे होंगे। आपको करना क्या था कि क्वेश्चन देखें, आपके सामने आया, वीडियो को रोकिए, अगर आप रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं तो वीडियो को रोकिए, पहले उस क्वेश्चन को करिए, ऑप्शन मिला लीजिए। अगर आपका आंसर आ जा रहा है फिर मेथड पे देखिए कि मेथड में क्या चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर उस क्वेश्चन को देखिए कि इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, ये सारे के सारे जो वीडियो चल रहे हैं, अभी तक हम लोग 18 मॉक टेस्ट पे पहुंच गए हैं। आपको टोटल क्वेश्चन 30 के 30 क्वेश्चन को खुद से लेना है, एक बार 30 क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है, मेरे वीडियो देखने के बाद या मेरे वीडियो देखने से पहले। कोशिश क्या करिए कि वीडियो देखने के बाद अगर आप उस क्वेश्चन को करेंगे, आपके माइंड में हर एक चीज घूमता रहेगा, कैलकुलेशन, कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आपके माइंड में घूमते रहेंगे, जिससे बेनिफिट होगा कि क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चन भी आपका खुद का हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मॉक टेस्ट हम लोग 19 नंबर करेंगे, उसका क्वेश्चन अभी अपलोड नहीं करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को पूरा करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और रोज मॉक टेस्ट दीजिएगा। चलिए नमस्कार, जय हिंद।